पूरी रात मेरी तरह तरह की सोचों में गुम गुजर गई थी। सुबह जब उठा तो बहन और माँ का आपस से मुर्दा चेहरा देखकर एक बार जैसे मेरा दिल फिर से दुखी हो गया। मैंने बसत मुश्किल अपने जज्बात को चेहरे पर नमूदार होने से रोका था। जब भी मैं टूट फूट का शिकार होता, जब भी गम से निडाल होता, तो मेरी माँ और बहन मुझे देखकर मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाते। इसलिए मैं चाह कर भी उनके सामने अपने दुख को ज़ाहिर नहीं कर सकता था। किसी न किसी तरह अपने दुख को छुपाने में कामयाब हो जाता। नाश्ते के नाम पर काली चाय और दो पापे सुमेरा ने मेरे सामने रखे। मैं कुछ कहते कहते रुक गया। एक वो वक्त भी था जब इस घर में नाश्ते के नाम पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ढेरों नवाजमात होते थे, और अब मैं महज मुस्कुरा कर रह गया। जब नाश्ता करने के बाद घर से निकलने लगा तो माँ ने दुआएं देकर रुखसत किया कि बेटा बदर, मेरा दिल कह रहा है कि आज तुम नाकाम वापस नहीं लौटोगे। आज अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा। तुम्हारा मकसद ज़रूर पूरा होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तहान लेता है और फिर इस इम्तहान के बाद उन्हें सुरखरू भी करता है। इन सब बातों पर मेरा भी ईमान था कि वक्त बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। जो हमारे साथ हुआ था वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। ये भी तो वक्त का हेर फेर था। कल हम कहाँ थे और आज कहाँ। मैंने अखबार में उस जगह के बारे में देखा जहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाना था। जेब में पैसे थपथपा गए थे कि इतने ही पैसे थे कि मैं किराया लगा कर अपनी मतलूबा मंजिल पर पहुंचता, और वापसी पर शायद मुझे पैदल ही चलना पड़ता। मैं बस में सवार हो गया था। 1 घंटे की मसाफत के बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। मैंने एक नज़र अपने हुलिये पर डाली। फटे पुराने कपड़े थे और जो पाँव में जूते थे ना, वो बुरी हालत में थे। क्या इस हुलिये के साथ मुझे मुलाजमत मिल जाएगी? यही सोचते हुए मैं बस से नीचे उतरा था। अचानक से मुझे ज़ोर का धक्का लगा। मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा था। पीछे मुड़कर देखा तो मुझे धक्का देने वाला एक खूबरूप सा नौजवान था। न जाने उसने ये काम जानबूझकर किया था या अनजाने में हो गया था। उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी के आसार नहीं थे, बल्कि वो मेरी हालत से हंस उठाता हुआ वहाँ से चला गया था। मैंने एक कदम उठाया तो मुझे अनहोनी का एहसास हुआ। मेरी चप्पल टूट गई थी। या अल्लाह ताला, अब मैं क्या करूं? मैं परेशान सा फुटपाथ पर एक तरफ बैठ गया था। चप्पल टूट गई है, अब इस टूटी हुई चप्पल के साथ मैं कैसे चलूं? इंटरव्यू देने के लिए कैसे जाऊं? मेरी जेब में तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नई चप्पल खरीद सकूं। बहुत परेशान था, क्या करूं? कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरी फुटपाथ पर पड़े हुए शॉपर पर नज़र पड़ी। कुछ सोचकर मैंने उस शॉपर को उठा लिया और इस शॉपर के साथ फिर अपनी चप्पल को बांधने की कोशिश करने लगा। अब चप्पल मेरी इस हद तक काबिल हो गई थी कि मैं इस ऑफिस के अंदर जा सकता था जहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए आया था। ये चप्पल भी मेरा ज़्यादा वक्त तक साथ नहीं दे सकती थी। शायद वापसी पर मुझे पैदल नंगे पाँव ही चल कर घर आना पड़ता। हो सकता है अल्लाह ताला कोई सबब बना दे। सोचते हुए मैंने इस ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर कदम रखा था। वहाँ बहुत सारे उम्मीदवार थे, सब के सब बहुत पढ़े लिखे, बाशऊर और अच्छे कपड़ों में मलबूस थे। उन सबका हुलिया देखकर मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी सी होने लगी थी। क्या करूं मैं? अचानक से मुझे एक बार फिर से झटका सा लगा था, जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो जो कोई भी था उसके चेहरे पर मास्क था। उसने पैसे मेरी तरफ फेंके और वहाँ से तेज़ कदमों से चला गया। मैं हक्का बक्का अपनी जगह पर खड़ा रह गया। ये कौन था? उसने पैसे मेरी तरफ क्यों फेंके? क्या उसने मुझे कोई भिखारी या फ़कीर समझ लिया है जो मांगने के लिए यहाँ पर आया है? तस्दीक के एहसास से मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। काश मैं इस इंसान को पकड़ देता और ये पैसे उसके मुंह पर मार देता। माना कि हालात ने मुझे गरीब कर दिया था, मगर अब मैं इतना भी किया गुजार नहीं था कि दूसरों के आगे हाथ फैलाऊं। मैं मुश्किल हालात में मेहनत मजदूरी करने लगा था। वो सब काम किए जो ज़िंदगी में कभी करने का सोचा भी नहीं था। मगर भीख मांगना कभी भी मेरी तरजीहात में शामिल नहीं था। मैं एक तरफ आकर बैठ गया था। वहाँ पर जितने भी उम्मीदवार थे वो इस्तेज़ाइया नज़रों से मुझे देखने लगे थे। एक लड़का मेरी तरफ आकर कहने लगा, आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए? आप मैनेजर की पोस्ट के लिए आए हैं? वो मेरे हुलिये पर तंज़िया नज़र डालते हुए बोला तो मैं नज़रें चुराने लगा। वो सभी लड़के हंसने लगे थे, मेरा मजाक उड़ाने लगे। और ये सब देखकर मुझे दुख नहीं हो रहा था, ना ही मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही था। दूसरों का मजाक उड़ाता, उनकी बेबसी पर हंसता। शायद मेरा अपना किया धरा मेरे सामने आया था। उनकी इस्तेज़ाइया निगाहें मेरा दिल चीर रही थी, लेकिन मैंने ज़ब्त का दामन हाथ से ना छोड़ा। मैंने उस लड़के की बात का कोई जवाब न दिया और सिर्फ अपनी नज़रें झुका ली। मेरे अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। शर्मिंदगी, गुस्सा और बेबसी के मिले जुले जज्बात मेरे चेहरे पर उभरने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैंने उन्हें रोका हुआ था। मुझे मालूम था कि अगर मैंने आज अपने जज्बात पर काबू ना पाया तो शायद ये मेरे लिए आखिरी मौका होगा। मुझे माँ और बहन की दुआएं याद आईं, उनके उम्मीद भरे चेहरे याद आए और मैंने एक गहरा सांस देकर खुद को पुरसुकून किया। मैं अभी इसी कश्मकश में था कि अचानक एक और लड़का बोला, अरे यार, तुम लोग किसका मजाक उड़ा रहे हो? ये देखो, ये तो 15 रुपये वाला चप्पल पहने हुए हैं, फिर वो भी टूटी हुई।
इसे यहाँ कौन नौकरी देगा? उसकी बात पर एक और कहका गूंजा। मेरा सर चकरा गया। मुझे लगा जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। मैंने एक बार फिर अपनी टूटी हुई चप्पल की तरफ देखा, जिसको शापर से बांध रखा था। दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। ये लम्हा शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन लम्हा था। इसी दौरान अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र शख्स बाहर आया, जिसका चेहरा काफ़ी संजीदा था। वो शायद इसी कंपनी का कोई अहम ओहदेदार था। उसने एक सरसी निगाह मुझ पर डाली और फिर उसकी नज़र मुझ पर आकर ठहर गई। मैं घबरा गया। मुझे लगा कि अब मेरी बारी है और ये भी बाकी लोगों की तरह मुझ पर कोई तंज़िया जुमला कसेगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बार फिर हमारी तरफ देखा और फिर एक ऊंची आवाज़ में बोला, यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्या हंसी मजाक लगा रखा है? क्या ये कोई चाय की दुकान है? उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि वहाँ मौजूद तमाम लड़के एकदम खामोश हो गए। उनके चेहरों पर हंसी की जगह खौफ और शर्मिंदगी छा गई। वो अधेड़ उम्र शख्स आगे बढ़ा और हम सब उम्मीदवारों के दरमियान से गुजरता हुआ उस लड़के के करीब गया जिसने सबसे पहले मुझ पर तंज किया था। उसने अपना हाथ उठाया और लड़के के कंधे पर रखते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा हुलिया, तुम्हारी डिग्रियां सब कुछ बता रही हैं कि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी अखलाकियात क्या है? क्या तुमने यही तालीम हासिल की है कि दूसरों का मजाक उड़ाओ? वो लड़का सर झुकाए खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो शख्स फिर आगे बढ़ा और एक और लड़के से मुखातिब हुआ, और तुम क्यों हंस रहे थे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना कितना बुरा है? उसके बाद उसने बारी बारी तकरीबन तमाम लड़कों को मुखातिब किया और उनकी अखलाकी पस्ती पर उन्हें शर्मिंदा किया। मुझे लग रहा था कि अब मेरी बारी है, लेकिन उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो शख्स अब सब लड़कों को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। तुम सबको मालूम है कि इस कंपनी की सबसे पहली तरजीह क्या है? उसने सख्त लहजे में कहा। हम यहाँ सिर्फ काबिलियत नहीं देखते, हम यहाँ अखलाक और इंसानियत भी देखते हैं। अगर तुम में से किसी के पास काबिलियत है भी लेकिन अखलाकियात नहीं, तो वो हमारी कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। उसकी बात सुनकर सबके सर झुक गए थे। मुझे भी अजीब सा एहसास हो रहा था। एक तरफ उनकी तस्दीर हो रही थी जिसका मैं पहले शिकार हुआ था, और दूसरी तरफ मुझे उन पर तरस भी आ रहा था। फिर उसने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम मसूद है और मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। पर मैंने अभी जो कुछ देखा है उसके बाद मैं तुम में से किसी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकता। तुम सब जा सकते हो। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लड़के हैरान रह गए। उनके चेहरों पर मायूसी और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। लेकिन सर, एक लड़के ने हिम्मत करके कहा, हमने तो अभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। ज़रूरत नहीं, मैनेजर मसूद ने सख्ती से कहा। जो कुछ मैंने देखा है वो काफ़ी है। हमारी कंपनी को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अखलाकी तौर पर इतने पस्त हों। एक एक करके सब लड़के वहाँ से जाने लगे। उनके चेहरों पर शिकस्त के साए साफ नजर आ रहे थे। मैं भी उठने लगा कि शायद अब मेरी बारी है और मुझे भी उनके साथ ही जाना पड़ेगा। मेरा दिल डूबने लगा था। इतनी उम्मीदें, इतनी दुआएं, क्या सब रायगा जाएंगी? मैं भी पूरी तरह उठा भी नहीं था कि मैनेजर मसूद की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। तुम बैठो, उसने मुझे मुखातिब होकर कहा। मैं एक लम्हे के लिए रुक गया और फिर उसकी तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख रहा था। तुम्हें इंटरव्यू के लिए बॉस ने बुलाया है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान रह गया कि इन सब पढ़े लिखे नफीस कपड़ों में मलबूस लड़कों को छोड़कर बॉस ने मुझे क्यों इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये मेरे लिए किसी मुआवजे से कम नहीं था। मैंने एक बार अपनी टूटी हुई चप्पल और फटे पुराने कपड़ों की तरफ देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैनेजर मसूद ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हड़बड़ा कर उठा और सर हिला दिया। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा। उसके पीछे चलने लगा। मेरा दिल खुशी से उछल रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें अंदर ही जज़ब कर लिया। माँ की दुआएं और बहन की उम्मीदें रंग ले आई थी। हम एक राहदारी से गुजरे और एक बड़े से कमरे के सामने जाकर रुके। मैनेजर मसूद ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैंने एक लंबा सांस लिया और अंदर कदम रखा। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र सामने बड़ी सी मेज़ पर बैठे शख्स पर पड़ी। वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेज़ के सामने जाकर रुक गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने खुद को पुरसकून करने की कोशिश की और फिर बास का इंतज़ार करने लगा कि वो मेरी तरफ मुड़े। कुछ देर बाद वो कुर्सी घूमी और बास का चेहरा मेरे सामने आया। उन्हें देखते ही मेरे औसान खता हो गया। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ये आप हैं? ये बात है कुछ साल पहले की, जब मेरी ज़िंदगी एक ख्वाब जैसी थी। मैं और मेरी छोटी बहन सुमेरा अपने अम्मी अबू के लाडले थे। अबू का एक बहुत बड़ा और चलता हुआ कारोबार था, जिसकी बदौलत हम बहुत खुशबाश रहते थे। हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम हमारा मुकद्दर था और हम हर वो चीज़ हासिल कर लेते जिसकी ख्वाहिश करते। अबू ने मेहनत से अपना कारोबार बनाया था और वो हमें भी यही सिखाते थे कि मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कामयाबी ज़रूर मिलती है।
हमारा घर बहुत बड़ा था जिसमें हर किस्म की सहूलियात मौजूद थी। हमारे पास गाड़ी थी, नौकर चाकर थे और ज़िंदगी की हर आसाइश हमारे कदमों में थी। हमारे घर में एक लड़का मुलाजिम था जिसे अब्बू ने चौकीदारी के लिए रखा हुआ था। उसका नाम अहमद था। वो रात को चौकीदारी करने के लिए आता और दिन को भी छोटे मोटे काम कर दिया करता। अहमद उम्र में मुझसे 1 साल छोटा था और वो हमारे ही मोहल्ले का रहने वाला था। उसके घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए वो हमारे घर में काम करता था ताकि अपने घर वालों की मदद कर सके। अब्बू उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करते, उसे अपने बेटे की तरह समझते, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते। उसे पढ़ने के लिए भी कहते थे, उसकी फ़ीस भी अदा करते। अहमद भी अब्बू की बहुत इज़्ज़त करता था और मेहनत से अपना काम करता। लेकिन मैं अहमद के साथ बहुत बुरा सलूक करता। मैं उसके साथ एक ग़ुलाम की तरह पेश आता था। मुझे उससे बात करना भी गवारा नहीं था। मैं उससे हर वक्त हुक्म देता रहता, अहमद मेरा ये काम करो, अहमद मुझे ये ला कर दो, अहमद मेरी गाड़ी साफ़ करो। मैं उसे कभी नाम लेकर भी नहीं बुलाता था, हमेशा ओए चौकीदार कहकर पुकारता। मुझे याद है एक बार हम सब सेहन में बैठे हुए थे। अब्बू एक कहानी सुना रहे थे और अहमद भी हमसे कुछ फासले पर ज़मीन पर बैठा वो कहानी सुन रहा था। मैंने उसे देखा और फ़ौरन गुस्से से कहा, ओए चौकीदार, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ बैठने को? ये हमारे बैठने की जगह है, जाओ और जाकर अपना काम करो। अब्बू ने मुझे डांटा और कहा, बेटा अहमद भी हमारी तरह इंसान है और वो हमारे साथ ही बैठेगा। ये हमारा घर है और यहाँ सबको बराबर समझा जाता है। लेकिन मैंने अब्बू की बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन मैं अपनी क्रिकेट किट साफ़ कर रहा था, अहमद वहाँ से गुजर रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, ओए चौकीदार, मेरी ये किट साफ़ करो, मैंने आज मैच खेलना है और ये बिल्कुल गंदी है। अहमद ने फ़ौरन मेरी किट उठाई, उसे साफ़ करने लगा। मैंने उस पर रोब झाड़ते हुए कहा, ध्यान से साफ़ करना, अगर ज़रा सा भी दाग रह गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अहमद ने खामोशी से अपना काम किया और किट मुझे वापस कर दी। मैंने उसे एक नज़र देखा और किट लेकर चला गया। मुझे उससे नफ़रत सी थी। मैं नहीं समझता था कि वो भी एक इंसान है। मेरे लिए वो सिर्फ़ एक मुलाजिम था, एक ऐसा शख्स जिसका काम सिर्फ़ मेरी खिदमत करना था। मैं उसे कभी अपने बराबर नहीं समझता था। मेरे दोस्त भी जब घर आते तो मैं अहमद पर अपनी धाक जमाता, उन्हें दिखाता कि देखो ये मेरा मुलाजिम है। मैं उसे ऐसे काम करने पर मजबूर करता जो उसकी औकात से भी बढ़कर होते। मसलन एक बार मैंने उसे अपने जूते चाटने को कहा। वो पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने उसे धमकी दी कि मैं अबू से शिकायत कर दूंगा तो उसने मजबूरन मेरे जूते चाट लिए। उस दिन मैं अपने दोस्तों के सामने बहुत हंसा था और उन्हें अहमद की बेबसी दिखाकर मैं खुद को बहुत बड़ा और ताकतवर महसूस कर रहा था। सुमेरा मेरी बहन मुझसे छोटी थी, लेकिन वो अहमद के साथ मेरे बरक्स सलूक करती। वो उसे अपना भाई समझती थी और उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती। वो अक्सर मुझे डांटती रहती थी कि भाई तुम अहमद के साथ ऐसे क्यों करते हो, वो भी तो इंसान है। लेकिन मैं उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। मैं उससे कहता था कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब लोग ऐसे ही होते हैं। अगर तुम इन्हें सर चढ़ाओगी तो ये कल तुम्हारे सर पर नाचेंगे। अहमद कभी मेरी शिकायत अब्बू या अम्मी से नहीं करता था। वो हमेशा खामोशी से मेरे जुल्म सितम सहता रहता। मुझे लगता था कि वो मेरी धाक से डरता है और इसीलिए खामोश रहता है। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी खामोशी उसकी शराफत है, उसका सब्र है या उसका ये ईमान है कि एक दिन ये सारे हिसाब चुक जाएंगे। मैं हमेशा उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करता, उससे झिड़कता और कभी कभार तो उस पर हाथ भी उठा देता। एक बार हमारे घर में एक बड़ी पार्टी थी। अब्बू ने शहर के तमाम बड़े बड़े लोगों को बुलाया हुआ था। मैंने अहमद को बुलाया, उसे कहा कि वो मेहमानों के जूते साफ़ करे। अहमद ने कहा कि भाई साहब, मैंने ये काम कभी नहीं किया। मैंने उसकी बात सुनते ही उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, क्या कहा तुमने? तुमने कभी नहीं किया, अब करोगे और अभी करोगे, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली ये कर दूंगा। अहमद खामोशी से मेहमानों के जूते साफ़ करने लगा। उस दिन मैंने उसे सबके सामने तस्वीर का निशाना बनाया था। मुझे आज भी याद है, उसके चेहरे पर बेबसी और आंखों में नमी थी। मैं अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे किसी और की तकलीफ़ नज़र ही नहीं आती थी। मुझे लगता था कि मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं खुदगर्ज़, मगरूर और ज़ालिम इंसान बन चुका था। ये सब कुछ मुझे उस वक्त तक महसूस नहीं हुआ जब तक हमारी ज़िंदगी में वो तूफ़ान नहीं आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और अब बरसों बाद जिस शख्स को मैं बात समझ कर उसका एहतराम कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि अहमद था। अहमद, मुझे माफ़ कर दो। मेरे हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले। मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो इंसानियत नहीं थी। मैं तकब्बर के नशे में अंधा हो गया था। आज मेरी ये टूटी हुई चप्पल और ये फटे हुए कपड़े मेरे इसी गुरूर का अंजाम है। अहमद खामोशी से अपनी कुर्सी से उठा और मेरे करीब आया। मुझे लगा कि शायद अब वो अपना बदला लेगा, शायद वो मुझे उस तस्दील का एहसास दिलाएगा जो मैंने उसे बरसों पहले दी थी। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उसने गुस्सा करने की बजाय मुझे अपने गले से लगा लिया। उसकी गर्म जोशी में कोई बनावट नहीं थी। तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत सारे दिए थे बदर भाई, अहमद ने निहायत नरमी से कहा।
آپ کے والد صاحب نے مجھ پر جو احسانات کیے، میری تعلیم کا خرچہ اٹھایا، میری ماں کے علاج میں مدد کی، ان سب احسانات کے بدلے میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ تم میرے محسن کی اولاد ہو، میں تم سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ احمد کے ان الفاظ نے میرے سینے پر جیسے ہتھوڑے برسائے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایک وہ تھا جو میری برائیوں کے بدلے احسان یاد رکھے ہوئے تھا، اور ایک میں تھا جو اپنے محسن کے بیٹے کو غلام سمجھتا تھا۔ احمد نے مجھے کرسی پر بٹھایا، پانی پلایا، اور پھر بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا کہ بدر بھائی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ چچا جان اور گھر والے کہاں پر ہیں؟ میں نے ایک گہرا سانس دیا اور اپنی داستان غم سنانی شروع کی۔ احمد، وقت نے ایسی پلٹی کھائی کہ ہم سنبھل نہ سکے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابو کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت تھی، اور کاروبار بھی مند پڑنے لگا تھا۔ میں نے رک کر آنسو پوچھے اور سلسلہ کلام جاری رکھا کہ علاج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم نے ایک ایک کر کے اپنی گاڑیاں، زیورات اور جائیداد بیچنی شروع کر دی۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ابو نے کاروبار کو بچانے کے لیے کسی سے سود پر بہت بڑا قرضہ لے رکھا تھا۔ سود کی رقم اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہمارا اپنا گھر بھی اس کی نظر ہو گیا۔ ہم سڑک پر آ گئے۔ ابو اس صدمے اور بیماری کی تاب نہ لا سکے اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے سسکیاں بہتے ہوئے بتایا۔ ابو کی موت کے بعد میں اپنی ماں اور بہن کو لے کر ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ میں نے محنت مزدوری کی، لوگوں کی باتیں سنی، اور وہ سب کام کیے جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔ آج میں یہاں اس امید پر آیا تھا کہ شاید کوئی نوکری مل جائے اور میں اپنی فاقہ کشی کا خاتمہ کر سکوں۔ احمد میری باتیں سن کر آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بدر بھائی، آج آپ اکیلے نہیں ہیں۔ چچا جان نے میرے لیے جو بویا تھا وہ آج فصل بن کر تیار ہے، اور اس کا پھل آپ کا حق ہے۔ اسی دن احمد نے مجھے اپنی کمپنی میں بطور مینیجر رکھ لیا۔ مجھے اپنا وہی پرانا وقار واپس ملنے لگا، لیکن اس بار میرے اندر وہ تکبر نہیں تھا۔ میں نے محنت اور دیانتداری سے کام شروع کیا، اور کمپنی کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں احمد کا دایاں ہاتھ بن گیا۔ مینیجر کے عہدے پر کام کرتے ہوئے میں نے سیکھا کہ اصل طاقت عہدہ نہیں بلکہ اخلاق ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور احمد کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ اس نے میری ماں کی اپنی سگی ماں کی طرح خدمت کی۔ اس سمیرا کے لیے ہمیشہ وہی احترام رکھا جو ایک بھائی کا ہوتا ہے۔ ایک دن احمد نے ہمت کر کے میری ماں سے سمیرا کا ہاتھ مانگ لیا۔ میری ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ جانتی تھی احمد سے بہتر جیون ساتھی سمیرا کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ سمیرا اور احمد کی شادی نہایت سادگی لیکن وقار کے ساتھ ہو گئی۔ وہ ملازم جس سے میں کبھی دھتکارتا تھا آج میرے گھر کا سب سے معتبر رشتہ بن چکا تھا۔ احمد نے صرف مجھے نوکری نہیں دی تھی بلکہ ہماری بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ کر اسے دوبارہ گلزار بنا دیا تھا۔ آج جب میں اپنے آفس کی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ٹوٹی ہوئی چپل اور وہ شاپر یاد آتا ہے جس نے مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن اگر انسان اپنی غلطیوں پر نادم ہو اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ احمد کی معافی اور اس کا احسان میرے لیے وہ سبق تھا جس نے مجھے ایک انسان بنا دیا۔ اب میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، کسی کی مجبوری پر نہیں ہنستا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وقت کو بدلتے دیر نہیں لگتی اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔